नमस्ते, मेरा नाम डैन है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप होस्टिंगर से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे शुरुआती लोगों के लिए आसान और विस्तृत बनाया गया है। हम होस्टिंगर पर साइन अप करने और वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन कीमत सुरक्षित करने से शुरू करेंगे। फिर मैं आपको डोमेन सेटअप और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करूंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सैकड़ों प्रोफेशनल डिजाइन की गई वेबसाइट टेम्पलेट्स मुफ्त में एक्सेस कर सकते हैं जो पूरी तरह कस्टमाइजेबल और मोबाइल फ्रेंडली हैं। आप सीखेंगे कि इन टेम्पलेट्स को आसानी से कैसे कस्टमाइज करें एलिमेंटोर का उपयोग करके, जो वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय पेज बिल्डर है। इस वीडियो में हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वह सब मुफ्त है सिवाय होस्टिंगर होस्टिंग के। लेकिन अगर आप नीचे दिए गए स्पेशल लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको होस्टिंग प्लान पर एक्सक्लूसिव 10% छूट मिलेगी। वही लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पर भी मिलेगा। यह डील होस्टिंगर की होम पेज पर मिलने वाली किसी भी डील से बेहतर है। आइए अब एक प्लान और डोमेन चुनते हैं। तो अपनी अतिरिक्त 10% छूट पाने और एक फ्री डोमेन लेने के लिए क्लेम डील पर क्लिक करें। यहां हम होस्टिंग और अपने प्लान्स देख सकते हैं। हालांकि बिजनेस प्लान कुछ अतिरिक्त फायदे देता है, आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो भी दिखाऊंगा वह सब आप प्रीमियम प्लान के साथ कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें और चूज प्लान पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आप यहां अपनी होस्टिंग अवधि चुन सकते हैं। 48 महीने चुनने से आप सबसे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं क्योंकि यह रेट लॉक हो जाता है। लेकिन 12 महीने भी शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन डील है। आपको अभी भी एक फ्री डोमेन मिलता है, आप यहां देख सकते हैं, और मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अगला कदम है होस्टिंगर पर रजिस्टर करना। इसके लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाएं। एक बार जब आप रजिस्टर कर लें तो अपना बिलिंग पता दर्ज करें। उसके बाद अपनी पेमेंट जानकारी भरें। फिर सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। जैसे ही आप भुगतान कर देंगे आप होस्टिंगर के ऑनबोर्ड फ्लो में पहुंच जाएंगे। समय बचाने और फिलहाल ऑनबोर्डिंग सीक्वेंस को स्किप करने के लिए ऊपर यहां होस्टिंगर के लोगो पर क्लिक करें। इससे हम सीधे होस्टिंगर डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहां होस्टिंगर डैशबोर्ड में हो सकता है कि आपको यह प्रमोशन दिखे या ना दिखे। मैं इसे यहां तीर पर क्लिक करके छुपा दूंगा। आपके टू डू आइटम्स में आप देख सकते हैं कि आपको अपनी ईमेल सत्यापित करनी है। आगे बढ़ें और एक नया टैब खोलें और अपनी ईमेल इनबॉक्स पर जाएं। होस्टिंग या उस ईमेल को ढूंढें जिसका विषय है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। उसे खोलें और फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। इससे सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हम वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो आप चाहें तो ये दोनों टैब बंद कर सकते हैं। अब जब हमने अपनी ईमेल सत्यापित कर ली है तो होस्टिंग सेटअप करना आधिकारिक रूप से पूरा हो गया है। अब चलिए अपना फ्री डोमेन चुनते हैं। आपका डोमेन बस आपकी वेबसाइट का नाम होता है। यह कुछ भी हो सकता है जब तक कि वह उपलब्ध है। यहां क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। आदर्श रूप से कुछ छोटा, यादगार और .com चुनें। ऐसा डोमेन जो अभी भी उपलब्ध हो। मैं HWP ट्यूटोरियल 5 चुनूंगा जैसा कि होस्टिंग ए वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में है। मैं .com चुनूंगा। फिर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें। जब आपको कोई उपलब्ध डोमेन मिल जाए तो क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। यहां आपसे अपना डोमेन रजिस्टर करने के लिए संपर्क विवरण भरने के लिए कहा जा सकता है, और ऐसा करने के बाद अपनी ईमेल आईडी को सत्यापित करना जरूरी है। आइए अभी यही कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। एक बार फिर अपनी ईमेल इनबॉक्स खोलें और उस नई ईमेल को ढूंढें जिसका विषय है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज योर डोमेन। उसे खोलें और फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। एक बार आपकी ईमेल सत्यापित हो जाए तो आप इस टैब को बंद कर सकते हैं और अपनी ईमेल इनबॉक्स को भी। अब जब हमने अपनी होस्टिंग सेट कर ली है और हमारे पास डोमेन भी है तो अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का समय है। शुरू करने के लिए यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब हमें एक वेबसाइट बनानी है और अगर पूछा जाए तो कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करें। आपकी वेबसाइट आपके लिए या आपके व्यवसाय के लिए होगी। नेक्स्ट पर क्लिक करें और आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां बिल्ड विथ वर्डप्रेस चुनें और फिर अगली स्क्रीन पर आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनाएंगे। यह वही अकाउंट है जिसका उपयोग आप अपनी वेबसाइट को प्रबंधित करने के लिए करेंगे। जब आप अपने पासवर्ड से संतुष्ट हों तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां मैं क्रिएट ब्लैंक साइट चुनने जा रहा हूं। अगर यह स्क्रीन आपके लिए थोड़ी अलग दिखे या आगे बढ़ने के लिए थीम चुनने के लिए कहे तो परेशान ना हो। मैं आपको बाद में थीम बदलना सिखाऊंगा, तो अगर आपको ब्लैंक साइट का विकल्प नहीं दिखता है तो फिलहाल डिफॉल्ट थीम चुन लें।
इस स्क्रीन पर हमें वही डोमेन चुनना है जिसे हमने अभी रजिस्टर किया है। तो मैं अपने डोमेन को ड्रॉप डाउन से चुनूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां आप होस्टिंगर डैशबोर्ड के डोमेन ओवरव्यू पेज पर पहुंचेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्रिएट और माइग्रेट योर वेबसाइट के तहत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। फिर सेटअप जारी रखें। सुनिश्चित करें कि आपका डोमेन फिर से चुना हुआ है। अगर होस्टिंगर आपको एक कदम पीछे ले जाता है तो नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर आपको अपने दर्शकों के सबसे नजदीकी डेटा सेंटर का चयन करना है। यहाँ डिफ़ॉल्ट विकल्प आमतौर पर ठीक रहता है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अपने विकल्प को वैसे ही छोड़ दूंगा। एक बार चयन हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और फिर होस्टिंगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। यह आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं। यह आपकी वेबसाइट का बैकएंड है, जहां आप कोई बदलाव करने, पेज प्रकाशित करने या कुछ नया इंस्टॉल करने के लिए आएंगे। आप देखेंगे कि हम यहां होस्टिंगर सेक्शन में पहुंचे हैं। तो चलिए डैशबोर्ड होम पर क्लिक करते हैं। वेबसाइट डिजाइन करना शुरू करने से पहले आइए इन टाइल्स और संदेशों को साफ कर दें ताकि आपका वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड अव्यवस्था से मुक्त रहे। मैं इस वेलकम बैनर को हटा दूंगा और फिर स्क्रीन ऑप्शंस खोलूंगा। यहां मैं इन सभी विकल्पों को अनचेक कर दूंगा। अगर आप चाहें तो बाद में इन्हें फिर से जोड़ सकते हैं और यहां आप स्क्रीन विकल्पों को समेट सकते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण काम है थीम इंस्टॉल करना। थीम आपकी वेबसाइट को बुनियादी संरचना देगा और एक प्लगइन के जरिए आपको मुफ्त वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंचने की सुविधा देगा। एक थीम आपकी वेबसाइट के रंग, फॉन्ट्स और लेआउट को भी नियंत्रित करता है और हम एक लोकप्रिय मुफ्त थीम एस्ट्रा इंस्टॉल करेंगे। अपने डैशबोर्ड में बाईं ओर जाएं, अपीयरेंस पर होवर करें और फिर थीम्स पर क्लिक करें। फिर ऐड थीम पर क्लिक करें। अगर आपको यहां एस्ट्रा पहले से नहीं दिख रहा है तो आप यहां क्लिक करके इसे सर्च कर सकते हैं। फिर एस्ट्रा पर होवर करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें। यहां पुष्टि है कि यह एक्टिवेट हो चुका है और आप इसे बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक प्लगइन का उपयोग करके सैकड़ों मुफ्त वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच सकते हैं, जिन्हें पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। एक प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए एक ऐप की तरह काम करता है। यह नई सुविधाएं जोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके फोन पर ऐप्स करते हैं। बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें और फिर ऊपर जाकर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। यहां प्लगइन्स में स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करें। जब आपको यह वाला दिखे तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स खोलने के लिए एक्टिवेट पर क्लिक करें। अगर यह अपने आप लॉन्च नहीं होता है तो प्लगइन्स पेज में नीचे जाकर स्टार्टर टेम्पलेट्स पर जाएं और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अगर आप सबसे पहले इस पेज पर पहुंचते हैं तो शुरुआत में बैक पर क्लिक करें, क्योंकि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यहाँ एलिमेंटोर को अपने पेज बिल्डर के रूप में चुन सकें। और अगर आपको यहाँ एलिमेंटोर विकल्प के रूप में दिखाई नहीं देता है तो इसका समाधान बहुत आसान है और इसमें कुछ ही पल लगते हैं। अगर आपको यह नहीं दिखता है तो बैक पर क्लिक करें और फिर एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। बाईं ओर सेटिंग्स पर होवर करें और फिर जनरल पर क्लिक करें। सेटिंग्स में नीचे तक स्क्रॉल करें और आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जिसका नाम स्टार्टर टेम्पलेट्स है। अगर यह विकल्प, जिसे डिसेबल एलिमेंटोर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स कहा गया है, चेक किया हुआ है तो इसे अनचेक कर दें ताकि यह मेरे जैसा दिखे। फिर सुनिश्चित करें कि आप चेंजेस को सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद प्लगइन्स में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें स्टार्टर टेम्पलेट्स तक और फिर से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इसके बाद आप एक पेज पीछे जा सकते हैं और एलिमेंटर को चुन सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप एलिमेंटर को अपने पेज बिल्डर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हमें अपना टेम्पलेट चुनना है। टेम्पलेट्स थीम्स से अलग होते हैं, जिन्हें हमने पहले ही एस्ट्रा इंस्टॉल करते समय चुना था। वह थीम पूरी वेबसाइट की ओवरऑल लुक को कंट्रोल करती है, जिसमें रंग, फॉन्ट्स और सभी पेजों का लेआउट शामिल है। हालांकि एक टेम्पलेट केवल किसी एक विशेष पेज का लेआउट कंट्रोल करता है, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज या कॉन्टैक्ट पेज। आप यहाँ कैटेगरी के हिसाब से टेम्पलेट्स ब्राउज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जो टेम्पलेट्स पेड हैं उन्हें प्रीमियम के रूप में मार्क किया गया है। लेकिन शुरू करने के लिए बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स उपलब्ध हैं और टेम्पलेट का इस्तेमाल करने से हमारा काफ़ी समय बचेगा और हमें एक प्रोफेशनल लुक भी मिल जाएगा।
अगर आप इन टेम्पलेट्स में से किसी पर क्लिक करते हैं तो आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा कि यह कैसा दिखेगा और आप यहाँ पेजों के बीच नेविगेट भी कर सकते हैं। अगर आप वापस जाकर कुछ और चुनना चाहते हैं तो X पर क्लिक करें। मैं प्लैनेट अर्थ टेम्पलेट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि यह एलिमेंटर पेज बिल्डर सीखने के लिए अच्छा और विभिन्न उद्योगों के लिए लचीला है। टेम्पलेट चुनने के बाद आप अपनी वेबसाइट को साइट लोगो और फॉन्ट पेयरिंग बदलकर कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके नीचे हम नए कलर पैलेट्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डिफॉल्ट्स के साथ ही रहूंगा और हम कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इस फीचर चयन चरण में मैं स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करूंगा। अगर आपको यह इनसफिशिएंट मेमोरी लिमिट दिखाई दे तो आप यहां भी स्किप एंड कंटिन्यू चुन सकते हैं। और फिर आखिर में इस स्क्रीन पर आपको यहां अपनी जानकारी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह बॉक्स चेक करना होगा ताकि आप यह स्वीकार करें कि आप अपनी साइट सेटिंग्स को ओवरराइट कर रहे हैं और नया कंटेंट जोड़ रहे हैं। एक बार चेक करने के बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। इसमें 1 या 2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही यह पूरा हो जाए आप यहाँ क्लिक करके अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो हम अपनी होम पेज का बाकी हिस्सा देख सकते हैं और हम अपने मेनू बार में अन्य पेजों पर जाकर भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारा अबाउट पेज है और ये सर्विसेज पेज है। आइए देखें कि ये पेज हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर से कैसे दिखते हैं। अपने वर्डप्रेस एडमिन बार में अपनी वेबसाइट के नाम पर जाइए। फिर हम राइट क्लिक करके अपना डैशबोर्ड एक नए टैब में खोल सकते हैं। फिलहाल मैं एलिमेंटर, स्टार्टर टेम्पलेट्स और अपना ईमेल इनबॉक्स बंद कर दूंगा। अब वापस उसी डैशबोर्ड पर चलते हैं जिसे हमने अभी खोला था। डैशबोर्ड से बाएं तरफ के मेनू में पेजेस पर जाएं और यहाँ हम अपने पेजों की सूची देख सकते हैं। अब जब हमारी साइट बन चुकी है और हमारा थीम, प्लगइन और टेम्पलेट सब सेट हो चुके हैं तो चलिए अपनी वेबसाइट को एलिमेंटर पेज बिल्डर की मदद से कस्टमाइज करते हैं। पेज बिल्डर तक पहुंचने के कुछ तरीके हैं। इस पेजेस व्यू से हम जिस पेज को एडिट करना चाहते हैं उस पर एडिट विद एलिमेंटर पर बस क्लिक कर सकते हैं। मैं इस हाइपरलिंक पर कमांड क्लिक करूंगा ताकि होम पेज एक नए टैब में खुल जाए। तो ये पहला तरीका था, लेकिन फिलहाल इसे बंद कर देते हैं और मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूं। पेजेस के अंदर से चलिए फिर से विजिट साइट लिंक पर जाते हैं और इसे कमांड क्लिक करके एक नए टैब में खोलते हैं। और जैसे ही हमारा होम पेज खुल जाता है हम WP एडमिन बार में यहीं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। मैं पहले से खुला हुआ हमारा सर्विसेज पेज बंद कर दूंगा। कस्टमाइज करना शुरू करने से पहले आइए पहले समझते हैं कि हमारी वेबसाइट के पेज किस तरह से संरचित हैं। हमारी वेबसाइट का हर पेज कंटेनरों से बना होता है और इन कंटेनरों के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। मैं इस पैनल को बंद कर दूंगा। दाईं ओर ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पैनल हमें दिखाता है कि हमारे कंटेनर और एलिमेंट्स पेज पर कैसे व्यवस्थित हैं। होम पेज पर हमारे पास 4 मुख्य कंटेनर हैं। अगर हम स्ट्रक्चर पैन में इन पर क्लिक करते हैं तो जिस कंटेनर पर मैंने क्लिक किया है वह केंद्रित हो जाएगा और कंटेनर को इस मैजेंटा आउटलाइन के साथ दिखाया जाएगा। अगर मैं इस मुख्य कंटेनर को खोलता हूं तो हम यहाँ एक और कंटेनर देखते हैं जो ग्रे रंग की आउटलाइन में है। और फिर इस कंटेनर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 आइटम हैं, एक स्पेसर, 2 हेडिंग्स और फिर एक बटन। कभी कभी स्ट्रक्चर पैन को बंद करना मददगार होता है, लेकिन अगर आप इसे वापस लाना चाहें तो कमांड या कंट्रोल दबाएं और मैं इसे ऑन और ऑफ टॉगल कर सकता हूं। या अगर मैं इसे बंद कर दूं और किसी भी एलिमेंट पर राइट क्लिक करूं और स्ट्रक्चर पे जाऊं तो वह भी इसे वापस ले आएगा। किसी कंटेनर को मूव करने के लिए अगर हम कंटेनर पर होवर करते हैं तो हमें ये मैजेंटा आउटलाइन दिखती है। हम कंटेनर हैंडल को पकड़ सकते हैं और फिर इसे किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे अन्य एप्लीकेशनों में होता है, अगर हम उस मूव को अनडू करना चाहें तो हम कमांड जेड दबा सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर पैन को बंद करने जा रहा हूं। नया कंटेनर जोड़ने के लिए चलिए किसी मौजूदा कंटेनर पर होवर करते हैं और फिर नया जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ एक बार फिर प्लस पर क्लिक करते हैं और अभी के लिए फ्लेक्सबॉक्स चुनते हैं। मैं बाद में फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड के बीच का अंतर समझा सकता हूँ। मैं ये 2 कॉलम स्ट्रक्चर चुनूंगा और अब हम कुछ एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बाईं ओर जाएं और ऐड एलिमेंट पर क्लिक करें तो ये हमें वापस हमारे विजेट्स पर ले जाएगा और मैं यहाँ आसानी से एक नया हेडिंग ड्रैग कर सकता हूँ। इसके बाद मैं टेक्स्ट एडिटर विजेट से एक नया पैराग्राफ भी जोड़ सकता हूँ। वह मैजेंटा बार मुझे दिखाता है कि ये कहाँ ड्रॉप होगा और हम एक बटन भी जोड़ सकते हैं। और जब आप एलिमेंट्स को इधर उधर ड्रैग कर रहे होते हैं तो आपको यह मैजेंटा बार दिखाई देगा जो बताता है कि विजेट कहाँ रखा जाएगा।
उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जब हम अपना बटन ड्रैग और मूव करते हैं तो यह स्थान कैसे बदलता है। एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक कर सकते हैं और डिलीट चुन सकते हैं। मैं टेक्स्ट को डिलीट कर दूंगा। अगर आप किसी एलिमेंट को चुनते हैं और हम फिर से स्ट्रक्चर पैनल खोलते हैं तो हम वहां से भी उस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। और फिर हम इस कंटेनर को भी स्ट्रक्चर पैनल में देखेंगे, इसे भी डिलीट कर सकते हैं। या अगर हम पूरे कंटेनर पर होवर करें तो हम पूरे कंटेनर को डिलीट करने के लिए X पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कभी कोई ऐसा बदलाव करते हैं जिसे आप वापस लेना चाहते हैं तो एलिमेंटोर आपके द्वारा किए गए एक्शंस का हिस्ट्री रखता है जिसे हम रिवर्ट कर सकते हैं। उस हिस्ट्री तक पहुंचने के लिए ऊपर बाएं कोने में एलिमेंटोर के लोगो पर क्लिक करें, फिर हिस्ट्री चुनें। अगर हम कंटेनर रिमूव्ड एक्शन पर क्लिक करते हैं तो यह हमारे कंटेनर को हटाने की प्रक्रिया को वापस कर देगा। फिर हम लेटेस्ट एक्शन को चुनकर समय में सबसे लेटेस्ट वर्जन पर वापस जा सकते हैं। और अगर हम कभी अपनी पेज का प्रीव्यू देखना चाहें तो हम यहाँ इस हैंडल से एलिमेंटोर पैनल को छुपा सकते हैं। या हम बदलावों का प्रीव्यू देखने के लिए आइकॉन आंख पर क्लिक कर सकते हैं। फिर हम अपने प्रीव्यू चेंजेस टैब को बंद कर सकते हैं और एलिमेंटोर पैनल को फिर से खोल सकते हैं। हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके और व्यू पेज चुनकर अपनी असली साइट देख सकते हैं। यह हमें हमारी असली साइट पर ले जाता है जो फिलहाल इस अस्थायी डोमेन पर है, लेकिन चलिए इसे बंद करते हैं और कस्टमाइजिंग जारी रखते हैं। अब जब हम कंटेनर और एलिमेंट्स को समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट को कैसे कस्टमाइज किया जाए, क्योंकि यह हमारी वेबसाइट पर एक लोकप्रिय एलिमेंट होगा। हमारे हेडिंग के प्रीव्यू पर क्लिक करें जिसका शीर्षक फिलहाल अर्थ है और ध्यान दें कि इससे हमारे एडिट हेडिंग विकल्प खुल जाएंगे। इन विकल्पों के भीतर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 टैब हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। कंटेंट टैब के तहत हम अपना शीर्षक अर्थ से बदलकर वर्डप्रेस कर सकते हैं। हम यह सीधे प्रीव्यू पर क्लिक करके और एडिट करके भी कर सकते हैं। शीर्षक के नीचे हम चाहें तो यहाँ एक लिंक जोड़ सकते हैं और हमारे पास यहाँ HTML टैग बदलने का विकल्प भी है। अब स्टाइल टैब के तहत हमारे पास अपनी हेडिंग के विजुअल लुक को नियंत्रित करने के लिए और भी कई विकल्प हैं। हम इसे बाएं, दाएं, जस्टिफाई या फिर से सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। अगर आप टाइपोग्राफी के लिए एडिट मेनू खोलते हैं तो आपको अपने सामान्य फ़ॉन्ट सेटिंग्स के कई विकल्प मिलेंगे। हम यहाँ फ़ॉन्ट का आकार बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट का वजन बदल सकते हैं, जैसे सेमी बोल्ड कर सकते हैं। अभी यह हेडिंग अपरकेस में बदल दी गई है। हम स्टाइल को नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक के बीच बदल सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल ही रखूंगा। और फिर हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन का विकल्प भी है। हम 1 मिनट में लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग को और करीब से देखेंगे। लेकिन अगर हम इस टाइपोग्राफी सेक्शन को बंद कर दें तो आप कुछ कम इस्तेमाल होने वाली सेटिंग्स जैसे टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो और ब्लेंड मोड तक पहुंच सकते हैं स्टाइल टैब के अंदर से। और आखिर में एक जो आप काफ़ी बार इस्तेमाल कर सकते हैं वह है टेक्स्ट कलर। अगर आप यहाँ कलर पिकर पर क्लिक करते हैं तो ये आपको हेक्स कोड कलर तक पहुंच देगा। तो आप कोई भी रंग चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं और बदलाव को रियल टाइम में प्रीव्यू कर सकते हैं। या अगर आप इसे बंद कर दें और ग्लो पर क्लिक करें तो आपको उन सभी रंगों तक पहुंच मिल जाएगी जो इस थीम का हिस्सा हैं। यह फीचर आपके एलिमेंट्स को ऐसा दिखाने में मदद करता है जैसे वे आपकी वेबसाइट की बाकी चीज़ों के साथ मेल खाते हों। तो हम इसे वापस थीम के ऑल्टरनेट ब्रांड पर बदल सकते हैं। हवर के तहत आप इस रंग के व्यवहार को बदल सकते हैं जैसे कि हेडिंग एक लिंक हो। अगर हम अबाउट अस हेडिंग के नीचे इस टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट तक नीचे स्क्रॉल करें और फिर से स्टाइल टैब पर लौटें तो चलिए टाइपोग्राफी सेटिंग्स को दोबारा देखते हैं ताकि हम अपने कुछ स्पेसिंग विकल्पों को देख सकें। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग टेक्स्ट के लुक को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम यहाँ इस गोल तीर वाले आइकन पर क्लिक करें तो टेक्स्ट एडिटर की स्टाइलिंग डिफ़ॉल्ट पर लौट आएगी। एडवांस्ड टैब में हमारे पास स्पेसिंग और अलाइनमेंट के लिए और भी कई विकल्प हैं, लेकिन इसे हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। फिलहाल चलिए बाकी एलिमेंट टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम बटन के टेक्स्ट को ठीक वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे सामान्य टेक्स्ट एलिमेंट्स को करते हैं, लेकिन हम बटन को खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए ऊपर उस बटन तक स्क्रॉल करते हैं जो हमारी होम पेज के टॉप पर है। चलिए असल में इस बटन को डिलीट कर देते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर हम राइट क्लिक करें तो हम डिलीट कर सकते हैं और फिर अपने एलिमेंट्स पैनल से एक नया बटन ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए अपने बटन को एडिट करना शुरू करते हैं। कंटेंट टैब में मैं टाइप को डिफॉल्ट ही रहने दूंगा।
लेकिन मैं यहाँ टेक्स्ट बदलूंगा, जैसे हमने पहले दूसरे टेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ किया था, और मैं लिखूंगा गेट वर्डप्रेस। और फिर बटन आमतौर पर हमारे विजिटर्स को हमारी वेबसाइट के पेजों के बीच नेविगेट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ लिंक के तहत मैं चाहता हूँ कि ये बटन विजिटर्स को हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर ले जाए। अगर आप कॉन्टैक्ट टाइप करना शुरू करें और इसे हटा दें तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज यहाँ दिख जाएगा और हम इसे चुन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ URL भर गया है। आप अपने बटन टेक्स्ट के साथ एक आइकन भी जोड़ सकते हैं। तो हम या तो एक आइकन अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप आइकन लाइब्रेरी पर क्लिक करें तो फॉन्ट ऑसम से पहले से ही कुछ आइकन मौजूद हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अगर हम फॉन्ट ऑसम ब्रांड्स लाइब्रेरी पर क्लिक करें और वर्डप्रेस सर्च करें तो हमारे पास वास्तव में कुछ विकल्प हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं, और यहाँ वापस आकर हम आइकन की पोजीशन बदल सकते हैं। और अगर चाहें तो हम टेक्स्ट के साथ आइकन की स्पेसिंग भी बदल सकते हैं। मुझे लगता है मुझे ये दाईं ओर पसंद है। अब स्टाइल के तहत चलिए बटन के लुक में कुछ बदलाव करते हैं। मैं सबसे पहले इसकी पोजीशन को सेंटर करने जा रहा हूँ। अगर मैं टाइपोग्राफी सेटिंग्स खोलूं तो मैं एक नया फ़ॉन्ट चुन सकता हूँ। मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, मुझे 25 जैसा कुछ अच्छा लग रहा है। और मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ, शायद अपनी पसंद के अनुसार लेटर स्पेसिंग भी कम कर सकता हूँ। और अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ और टाइपोग्राफी पैन को बंद कर दूँ, मुझे यहाँ बटन के टेक्स्ट का सफ़ेद रंग पसंद है, लेकिन हम असली बटन का रंग बदल सकते हैं। हम पहले की तरह कोई हैक्स रंग चुन सकते हैं या फिर अपने थीम से कुछ चुन सकते हैं, और मैं शायद एक्सेंट के साथ जाऊंगा। बॉक्स शैडो के तहत हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिनका उपयोग हम अपने बटन को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं। अगर मैं इसे सूक्ष्म रखना चाहूं तो हम शैडो के फैलाव को इस तरह सेट कर सकते हैं कि वह हमारे बटन के किनारे से बस थोड़ा सा ही बाहर निकले। यहाँ आप ब्लर को भी नियंत्रित कर सकते हैं, है ना? और रंग के तहत हम उस शैडो की अपारदर्शिता भी कम कर सकते हैं। तो मैं कलर पिकर और बॉक्स शैडो विकल्पों को बंद कर दूंगा। बॉर्डर रेडियस वह तरीका है जिससे आप तेज किनारों को गोल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे पूरी तरह से बढ़ा दें तो आप यहाँ काफ़ी गोल बटन बना सकते हैं। मैं कुछ 5 जैसा चुनूंगा जो काफ़ी सूक्ष्म प्रभाव देगा, और ये मान इस बटन से लिंक या अनलिंक किए जा सकते हैं। और पैडिंग के तहत आपके पास और भी ज़्यादा नियंत्रण है बटन के आकार पर। आइए इन मानों को चेन पर क्लिक करके अनलिंक करें। और मुझे लगता है कि ऊपर और नीचे 15 पिक्सल और दाएं बाएं 25 पिक्सल कुछ अच्छा लगेगा। अंत में अगर हम यहाँ ऊपर हॉवर चुनें तो हमारे पास यह पूरी तरह से नियंत्रित करने का विकल्प है कि बटन हॉवर स्थिति में कैसा दिखेगा। तो चलिए बॉक्स शैडो को सक्षम करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अभी सामान्य स्थिति की शैडो को हल्का किया था। तो बॉक्स शैडो और होवर स्थिति के लिए ये डिफ़ॉल्ट मान बटन को और गहरा बना देंगे। आइए इसे आजमाते हैं। हम बटन के होवर रंग को भी बदल सकते हैं। तो चलिए ग्लोब पर क्लिक करते हैं। आइए एक्सेंट चुनते हैं, लेकिन फिर इसे थोड़ा गहरा शेड कर देते हैं। इस तरह जब हम होवर करेंगे तो ये एक्सेंट रंग भी गहरा हो जाएगा, और मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ ट्रांजिशन की अवधि भी बदल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा समय ले। और आप एक होवर एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं। यहाँ चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। अब आइए देखें कि इमेज कैसे बदलें, जो एक और आम एलिमेंट है। यहाँ 2 प्रकार की इमेज होती हैं। हमारे पेज के सबसे ऊपर हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, और यह इस कंटेनर की पूरी जगह घेर लेती है। और फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये इमेज एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आइए इन इमेज एलिमेंट्स को बदलते हैं। जब हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमें अपनी 3 जानी पहचानी सेटिंग्स टैब्स दिखेंगी। कंटेंट के तहत अगर हम इस इमेज पर होवर करें तो हम चूज इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। ये हमें हमारी मीडिया लाइब्रेरी में ले जाएगा। यहाँ से हम अपने टेम्पलेट में शामिल किसी भी इमेज को चुन सकते हैं। इन इमेजेस का पहले ही हमारी साइट पर इस्तेमाल हो चुका है। अगर हम सर्च इमेजेस पर क्लिक करें तो ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम वापस अपलोड पर जा सकते हैं और अपनी खुद की इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैं एक फाइल चुनूंगा और उसे अपनी मीडिया लाइब्रेरी में लाने के लिए अपलोड करूंगा। फिर मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा और इसे अपनी साइट में जोड़ दूंगा। इसके बाद मैं इसी प्रक्रिया को दोहराकर अपनी साइट के इस कंटेनर में बाकी प्लेस होल्डर इमेजेस को भी भर सकता हूँ। अगर हम अपनी नई अपलोड की गई इमेजेस में से किसी एक पर क्लिक करें तो हम ऊपर स्टाइल टैब में जा सकते हैं और इनके लुक को बदल सकते हैं। मैं चौड़ाई और ऊंचाई को एडजस्ट करके साइज बदल सकता हूँ। मैं इसे यहाँ 90% कर सकता हूँ।
हम इसमें कुछ गोल किनारे भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि 10 अच्छा लग रहा है। और हम एक हल्का बॉक्स शैडो भी इनेबल कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने बटन के साथ किया था। आप स्लाइडर्स को एडजस्ट कर सकते हैं या सीधे वैल्यू डाल सकते हैं। थोड़ा प्रयोग करने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इमेजेस इस कंटेनर के अंदर एक जैसी दिखें, मैं थोड़ा समय लेकर इन बाकी 2 इमेजेस में भी वही बदलाव करूंगा। इन इमेज एलिमेंट्स की तरह ही हमारे पास कंटेनर बैकग्राउंड्स को कंट्रोल करने का भी विकल्प है। तो मैंने पेज के टॉप तक स्क्रॉल किया है। आइए इस कंटेनर को कंटेनर हैंडल पर क्लिक करके सिलेक्ट करें और स्टाइल टैब के तहत बैकग्राउंड टाइप क्लासिक पर सेट है। तो हम इसे सिर्फ एक सिंपल रंग बना सकते हैं, लेकिन चलिए इमेज को बदलते हैं, इमेज पर क्लिक करके और एक नई इमेज चुनकर। मैं यहाँ फिर से कुछ अपलोड करूंगा और एक फाइल सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही वह इमेज अपलोड हो जाए फिर से सिलेक्ट करें और जैसे ही यह बदल जाए हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं ताकि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स देख सकें। ऐसे मामलों में पोजीशन खास तौर पर महत्वपूर्ण होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से इमेज सेंटर पर पोजीशन की जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन एलिमेंट्स और मेरी इमेज में जो बैकग्राउंड में पहाड़ हैं उनके बीच थोड़ी जगह हो। ये थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इमेज का एस्पेक्ट रेशियो इस कंटेनर से ज़्यादा लंबा है। तो अगर मैं अपनी पोजीशन को टॉप सेंटर में बदलता हूं तो मुझे इन एलिमेंट्स के चारों ओर थोड़ी और जगह मिल जाती है, जैसी मैं चाहता था। मुझे अटैचमेंट को स्क्रॉल पर सेट करना पसंद है। अगर हम अपनी वेब पेज को स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं कि इमेज ऐसे लगती है जैसे वह पिन की हुई है। इसके सामने जो अन्य एलिमेंट्स हैं वे भी इसमें शामिल हैं। अगर हम इसे फिक्स्ड में बदल दें तो इमेज स्क्रॉल करते समय अपनी जगह पर बनी रहती है और कंटेनर लगभग एक मूविंग विंडो की तरह काम करता है, जिससे हम पीछे पिन की गई स्थिर इमेज को देख सकते हैं। डिस्प्ले साइज को कवर पर सेट करना आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता है, लेकिन अगर मैं इसे कंटेंट पर सेट करूं तो कभी-कभी ऐसा करना भी ठीक रहता है। ऐसा करने से यह समझने में मदद मिलती है कि आपका एस्पेक्ट रेशियो कैसा दिखता है। मैं अटैचमेंट को फिर से स्क्रॉल पर बदलने जा रहा हूं और डिस्प्ले साइज के लिए कवर ही रखूंगा। बैकग्राउंड ओवरले एक और उपयोगी सेटिंग है जो हमारे पास यहाँ है, और मैं इसका इस्तेमाल अपनी बैकग्राउंड इमेज को या तो ब्राइट करने या डार्क करने के लिए करना पसंद करता हूँ। तो अगर हम यहाँ आकर अपनी बैकग्राउंड कलर के रूप में काला चुनें और स्लाइडर की मदद से ओपेसिटी को एडजस्ट करें तो हम अपनी पसंद के अनुसार कोई भी लुक हासिल कर सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट के लिए मुझे लगता है कि सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा और ओपेसिटी को एडजस्ट करने से हमें कंट्रास्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह मेरी नज़र में थोड़ा बेहतर दिखता है। ऐसे एलिमेंट्स जैसे ये हेडिंग्स और बटन अब ज़्यादा उभर कर दिखते हैं। अगर हम फिर से बैकग्राउंड पर जाएं तो क्लासिक के अलावा भी अन्य बैकग्राउंड टाइप्स हैं जो इमेज को सपोर्ट करते हैं। ग्रेडियंट हमें 2 रंग चुनने की सुविधा देता है और हर रंग के लिए लोकेशन स्लाइडर और एंगल स्लाइडर का उपयोग करके हम अपने लुक को एडजस्ट कर सकते हैं। हम इन्हें यहाँ देख सकते हैं। आइए यहाँ एक रंग चुनते हैं और आप देख सकते हैं कि रंग 1 रंग 2 के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और हम रंग 1 और रंग 2 की लोकेशन के साथ साथ एंगल का उपयोग करके ये लुक बना सकते हैं। आप किसी भी YouTube वीडियो का उपयोग करके वीडियो बैकग्राउंड भी जोड़ सकते हैं जिसे आप अपलोड करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने पहाड़ों का एक वीडियो ढूंढा है और अब मैं इस लिंक को यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पहले से ही वे टाइम स्टैम्प और सेकंड्स पता हैं जिन्हें मैंने खोजा है, तो मैं उन्हें यहाँ दर्ज करूँगा। फिर जब मैं अपनी लिंक पेस्ट करता हूँ तो ये वीडियो के उसी हिस्से पर चला जाएगा जिसे मैंने इन टाइम स्टैम्प्स के अनुसार चुना है। अगर आप वीडियो बैकग्राउंड का विकल्प चुनते हैं तो यह बैकग्राउंड फॉलबैक इमेज महत्वपूर्ण है, सिर्फ इस स्थिति में कि अगर वीडियो लोड ना हो पाए। साथ ही इस मामले में हमें शायद अपनी सफ़ेद लेयर की अपारदर्शिता यहाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा कंट्रास्ट नहीं है। अगर मैं इसे 50 के करीब लाता हूँ तो हम अपने हेडिंग्स और बटन में लिखे शब्दों को बहुत बेहतर देख सकते हैं। अंत में अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो हम इस बैकग्राउंड टाइप को स्लाइड शो में बदल सकते हैं। यहाँ आप कई छवियों का चयन करके एक गैलरी जोड़ सकते हैं। मैं कुछ चुनने जा रहा हूँ जो पहले से यहाँ हैं और नई गैलरी बनाऊंगा, फिर इंसर्ट करूंगा। मैं इस चेतावनी को डेमो के लिए बंद कर रहा हूँ, लेकिन हम इन्हें एक अनंत लूप के रूप में रख सकते हैं। डेमो को बेहतर दिखाने के लिए हम यहाँ अवधि को छोटा कर सकते हैं ताकि ये छवियाँ जल्दी जल्दी बदलें। अगर आप चाहें तो हम ट्रांजिशन इफेक्ट और अवधि को भी समायोजित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे क्लासिक ही ज़्यादा पसंद है। बैकग्राउंड टाइप तो हम इसी पर बने रहेंगे। अब जब हमने देखा कि अपने सभी मुख्य एलिमेंट टाइप्स को कैसे एडिट करें, तो चलिए सीखते हैं कि इनके बीच की स्पेसिंग को कैसे कंट्रोल करें।
शुरू करने के लिए ऊपर टॉप बार में पेज ड्रॉप डाउन पर जाइए और फिर हम अपनी अबाउट पेज चुन सकते हैं। अगर पूछा जाए तो सेव करें और बाहर निकलें। मार्जिन और पैडिंग दो टूल्स हैं जिनसे हम स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अपनी अबाउट पेज पर नीचे स्क्रॉल करें जब तक हम इस कंटेनर तक नहीं पहुंच जाते और देखें कि यह कैसे काम करता है। यहाँ हैंडल पर क्लिक करें और फिर एडवांस टैब खोलें और यहाँ आप मार्जिन और पैडिंग के लिए हमारे कंट्रोल्स देख सकते हैं। और अगर ये दोनों स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं तो मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या है? इस चित्रण को देखें तो अगर आप कल्पना करें कि हमारे हर कंटेंट एलिमेंट की एक बॉर्डर है तो पैडिंग वह स्पेसिंग है जो अंदर होती है हमारे कंटेंट बॉर्डर के बीच, और मार्जिन वह स्पेसिंग है जो बाहर या बॉर्डर के चारों ओर होती है। तो अगर हम यहाँ अपने उदाहरण को देखें तो हमारे पास पहले से ही कुछ टॉप और बॉटम पैडिंग है। अगर मैं इस टॉप पैडिंग को 0 पर सेट कर दूं और फिर एरो की दबाकर इसे बढ़ाऊं, रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम मार्जिन के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करें और मैं ये एरो की दबाए रखूं तो आप देख सकते हैं कि स्पेस बढ़ रही है लेकिन इमेज एरिया में नहीं। मैं इन्हें फिर से 0 पर सेट कर सकता हूं और आप इन्हें अनलिंक भी कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ टॉप मार्जिन बढ़ा सकें, न कि सभी तरफ। अक्सर पैडिंग जोड़ना या मार्जिन जोड़ना एक जैसा दिख सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई दिखाई देने वाली बॉर्डर नहीं है। तो चलिए अपने बटन को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमारे पैडिंग वैल्यूज को अनलिंक कर दूंगा। अगर हम ऊपर की ओर मार्जिन बढ़ाते हैं या ऊपर की ओर पैडिंग बढ़ाते हैं तो हमारा बटन अभी भी उसी दिशा में मूव कर रहा है। और जब हम इनमें से किसी एक को बदलते हैं तो कुछ खास अलग नहीं हो रहा है। मैं इन्हें फिर से सेट कर दूंगा और एक और तरीका है जिससे हम स्पेसिंग जोड़ सकते हैं और वह है स्पेसर विजेट के साथ। तो चलिए ऊपर टॉप में ऐड एलिमेंट पर क्लिक करते हैं। आइए यहाँ स्पेसर ढूंढते हैं और मैं इसे हमारे बटन के ऊपर ड्रैग कर दूंगा। जब हम अपने स्पेसर को सिलेक्ट करते हैं तो यह स्लाइडर दिखाई देगा और यह बस एक और तरीका है जिससे हम स्पेस बढ़ा सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए हटा रहा हूं। स्पेसिंग को कंट्रोल करने का एक आखिरी तरीका और है, और अगर हम अपने पेज के सबसे ऊपर जाएं और अपने कंटेनर हैंडल पर क्लिक करें तो लेआउट टैब में आपको यह मिनिमम हाइट स्लाइडर दिखाई देगा। ये फिलहाल 600 पर सेट है, लेकिन स्लाइडर को एडजस्ट करने से आप इस सेक्शन के टॉप और बॉटम से आसानी से स्पेसिंग जोड़ या घटा सकते हैं। अभी के लिए हम इसे 600 पर ही रखेंगे। तो अब हमें पता है कि कंटेनर में अपने एलिमेंट्स के बीच स्पेस कैसे करें, लेकिन कंटेनर के अंदर से लेआउट को कैसे कंट्रोल करें। ये दिखाने के लिए कि हम ये कैसे करते हैं, चलिए अपनी अबाउट पेज पर होम पेज का 3 कॉलम वाला लेआउट फिर से बनाते हैं। याद दिलाने के लिए कि वह कैसा दिखता था, चलिए इस एरो पर क्लिक करते हैं और फिर पेज देखें। चलिए होम पे चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं और यही 3 कॉलम वाला लेआउट है जिसे हम फिर से बनाना चाहते हैं। अब अपनी अबाउट पेज पर इस एक कॉलम कंटेनर के नीचे और इस 2 कॉलम लेआउट के ऊपर प्लस पर क्लिक करें, फिर दोबारा प्लस पर क्लिक करें और हमारे पास फ्लेक्स बुक्स और ग्रिड में से चुनने का विकल्प है। ग्रिड लेआउट्स ज़्यादा जटिल होते हैं। ये 2 आयामी लेआउट्स की अनुमति देते हैं जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, गैलरीज और जटिल डिज़ाइनों के लिए सबसे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ हम फ्लेक्स बॉक्स चुनेंगे। फ्लेक्स बॉक्स साधारण रो या कॉलम लेआउट्स के लिए सबसे अच्छे होते हैं और ये अलग अलग स्क्रीन साइज पर सबसे अच्छे दिखते हैं। चलिए सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर चुनते हैं और इससे हमारा पहला कंटेनर बन जाएगा। इस कंटेनर के लेआउट टैब के तहत ये सुनिश्चित करें कि कंटेंट विड्थ के तहत फुल विड्थ चुना गया है। फिर चलिए एक और कंटेनर जोड़ते हैं जो इस ओरिजिनल कंटेनर के अंदर जाएगा। इसके लिए ऐड एलिमेंट पर क्लिक करें और कंटेनर को अंदर ड्रैग करें। ये 3 में से पहला होगा, इसलिए हमें इसे फिट करने के लिए इसका आकार बदलना होगा। सुनिश्चित करें कि कंटेंट विड्थ फुल विड्थ पर सेट है। चलिए विड्थ वैल्यू को 33.33 में बदलते हैं। अब जब हमारे पास पहला है तो हम इसे डुप्लीकेट करके समय बचा सकते हैं। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ डुप्लीकेट करते हैं, या हम मैक पर कमांड डी या विंडोज पर कंट्रोल डी का इस्तेमाल करके भी यही कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कंटेनर वर्टिकल तरीके से व्यवस्थित हो गए हैं। इसे उस कॉलम लेआउट में बदलने के लिए जो हम चाहते हैं, चलिए मुख्य कंटेनर के हैंडल पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ डायरेक्शन को रो हॉरिजॉन्टल में बदलते हैं। अगर हम कंटेंट को सेंटर में जस्टिफाई करें तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सेंटर में हैं। अब जब हमारे 3 कॉलम सेट हो गए हैं तो हम इसमें कुछ कंटेंट जोड़ना जारी रख सकते हैं। मैं ऊपर ऐड एलिमेंट पर क्लिक करूंगा और इस पहले कॉलम में एक इमेज ड्रैग करूंगा। फिर मैं तस्वीर के नीचे एक हेडिंग जोड़ूंगा और उसके नीचे एक टेक्स्ट एडिटर जोड़ूंगा। आमतौर पर आप अलग अलग कंटेंट जोड़ना चाहेंगे। इन 3 एलिमेंट्स में वह कंटेंट होना चाहिए जो हमारी साइट के अन्य हिस्सों में पहले से नहीं है।
लेकिन क्योंकि हम अपनी होम पेज की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वही कंटेंट जोड़ूंगा जो मेल खाता है, और अब ये हमारे होम पेज के कंटेंट से मेल खाता है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि इस हेडिंग का स्टाइल इस हेडिंग के स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है इस हेडिंग की सेटिंग्स खोलना। हम स्टाइल टाइपोग्राफी में जा सकते हैं और इस हेडिंग को अपर केस में बदल सकते हैं, या अगर हम इस हेडिंग पर क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करके कॉपी का विकल्प चुनें तो हम अपनी नई हेडिंग पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह नई हेडिंग में भी वही स्टाइल और टाइपोग्राफी अपने आप लागू हो जाएगी। अगला, अगर हम इन दो अन्य कॉलम्स में भी कंटेनर की यही संरचना भरना चाहें तो जो हमारे पास पहले से है उसे डुप्लीकेट करना इन खाली कंटेनर्स में नए एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करने से कहीं तेज होगा। तो चलिए दाएं तरफ के इन दो खाली कंटेनर्स को राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। फिर अगर हम अपने पहले कंटेनर को सिलेक्ट करें तो हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, और एक बार फिर ऐसा करने के लिए कमांड डी दबा सकते हैं। कंटेनर्स को डुप्लीकेट करने के बाद, जिससे सभी कंटेनर्स में एक रूपता बनी रहती है, अब हमारा कंटेंट भरना भी काफी तेज हो जाता है। यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं, अपने कंटेनर के अंदर थोड़ा पैडिंग जोड़ सकते हैं ताकि ऊपर की तरफ जगह मिल सके। आइए कंटेनर हैंडल पर क्लिक करें और फिर एडवांस्ड टैब में जाकर पैडिंग वैल्यूज को अनलिंक करें और ऊपर की तरफ 50 पिक्सल आजमाते हैं। इन कंटेंट लेआउट्स और स्पेसिंग को समझना आपको किसी भी चीज को शुरू से बनाने में सक्षम बना देगा, लेकिन ब्लॉक्स और टेम्पलेट्स आपके डिजाइन के काम को आसान बनाकर आपका बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे करना है। आइए उस कंटेनर के ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करें जिसे हमने अभी बनाया है, और यहाँ प्लस की बजाय इस बार स्टार्टर्स टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करें। यहाँ हम अभी पूरी पेज इंपोर्ट नहीं करना चाहते, बल्कि हम उसका एक हिस्सा इंपोर्ट करना चाहते हैं जिसे ब्लॉक कहा जाता है। आइए इस पर क्लिक करें और मैं जो चाहूँ उसे सर्च कर सकता हूँ, या अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो शायद मुझे ये वाला लेना पसंद आए। इस पर क्लिक करने के बाद मैं ब्लॉक को इंपोर्ट कर लूँगा, और आप देख सकते हैं कि यह यहाँ है। आइए एक और जोड़ते हैं, लेकिन इस बार हम एक पेज जोड़ सकते हैं। आप यहाँ वह टेम्पलेट देख सकते हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन चलिए होप को देखते हैं। इस पर और होम पर क्लिक करें। हम यहाँ जो कुछ भी है उसे देख सकते हैं और फिर इस टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं, और मैं इसे बंद कर सकता हूँ। और जाहिर है कि यहाँ पूरी पेज को इंपोर्ट करना समझदारी नहीं होगी। तो जैसे जैसे मैं रिव्यू करता हूँ, मैं उन कंटेनरों को डिलीट कर सकता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि मुझे उस पूरे पेज टेम्पलेट से सिर्फ ये क्लाइंट टेस्टिमोनियल ही चाहिए और मैं बाकी सब कुछ हटाना सुनिश्चित कर सकता हूँ। तो ये वही है जिसे हमने अभी एक ब्लॉक के रूप में इंपोर्ट किया है, और ये हमने एक पेज के रूप में इंपोर्ट किया था, हालांकि हमने पेज का ज्यादा हिस्सा नहीं रखा। अब आइए देखें कि अपनी वेबसाइट पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स और रंगों को कैसे बदलें। सिर्फ व्यक्तिगत एलिमेंट स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरी वेबसाइट पर रंग और फॉन्ट्स कैसे बदलें यह देखेंगे। हमें यह सब वर्डप्रेस स्तर पर करना होगा। तो चलिए अपना ड्राफ्ट सेव करते हैं, फिर अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देखते हैं। वर्डप्रेस एडमिन बार में चलिए कस्टमाइज चुनते हैं। फिर चलिए अपनी ग्लोबल सेटिंग्स देखते हैं और हम टाइपोग्राफी से शुरू कर सकते हैं। ऊपर की ओर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो आप इन्हें वापस भी कर सकते हैं। तो हम शायद इसे देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैसे बदल रहे हैं, लेकिन मैं शायद इसे वापस कर दूं। नीचे आप बेस फॉन्ट के भीतर बॉडी फॉन्ट और हेडिंग्स फॉन्ट दोनों में बदलाव कर सकते हैं, और हेडिंग फॉन्ट के भीतर सभी हेडिंग टाइप फॉन्ट्स में भी। तो अगर मैं इस पेंसिल पर क्लिक करता हूं तो आप यहां इनमें से किसी में भी बदलाव कर सकते हैं, और आप इसी तरह से ग्लोबल रंग भी बदल सकते हैं। तो चलिए ऊपर एक मेनू पीछे जाते हैं और कलर्स पर क्लिक करते हैं। टाइपोग्राफी की तरह हमारे पास चुनने के लिए कई ग्लोबल पैलेट्स हैं। मैं 2 या 3 या डार्क देख सकता हूं। जैसे ही मैं इनमें से एक एक करके देखता हूं, आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के इस हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि यह काफी हद तक इमेज आधारित है। मैं डिफॉल्ट पर ही रहूंगा, लेकिन हम इन सभी व्यक्तिगत रंगों को भी बदल सकते हैं। इन थीम रंगों के नीचे आप साइट की पृष्ठभूमि का रंग बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सफेद ही रखना पसंद करता हूं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें और फिर से वापस जाएं तो हमारे पास बटन के लिए भी इसी तरह के विकल्प हैं।
तो यह आपके सभी बटनों में बदलाव करने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी। अगर कोई खास स्टाइल है जिसे आप हर बार हर एक एलिमेंट पर बार बार डुप्लीकेट नहीं करना चाहते, जब आप संतुष्ट हों तो आप अपने सभी बदलाव लागू करने के लिए पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम इन सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं और अपनी होम पेज पर वापस जा सकते हैं। दृश्य और संरचनात्मक रूप से हमने आपकी साइट को कस्टमाइज करने के लिए जरूरी अधिकांश चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से तैयार करने के लिए अभी भी कुछ और विषय समझना बाकी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करना कि आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यूइंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि आजकल वेब ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा फोन और टैबलेट से आता है। आइए एडिट विथ एलिमेंटोर पर क्लिक करें और फिर ऊपर से टैबलेट पर क्लिक करें। अगर हम होम पेज को टैबलेट व्यू में स्क्रॉल करें तो मुझे यह काफ़ी ठीक लग रहा है। तो अगला कदम है कि हम फ़ोन आइकन पर क्लिक करें ताकि देख सकें कि मोबाइल पर यह कैसा दिखता है। और ये बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन खासकर ऊपर के हिस्से में एलिमेंट्स थोड़े भरे भरे लग रहे हैं। हेडिंग पर क्लिक करें, फिर स्टाइल पर क्लिक करें और अब टाइपोग्राफी को एडिट करें। कोई भी सेटिंग जिसमें मोबाइल आइकन दिखता है, इसका मतलब है कि जो बदलाव हम करने जा रहे हैं वह सिर्फ मोबाइल पर ही लागू होगा। आइए इस हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज 40 कर देते हैं और नीचे वाली हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट साइज शायद कुछ 20 जैसा कर सकते हैं। अब अगर हम इस स्टाइल बार के नीचे डेस्कटॉप पर क्लिक करें और हेडिंग की टाइपोग्राफी चेक करें तो यह अभी भी 90 साइज पर ही है, जैसा हमने छोड़ा था। इसी तरह अगर हम वापस मोबाइल पर जाएं तो इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और एडवांस्ड में जाकर ये जानते हुए कि यह सिर्फ मोबाइल पर लागू होगा, हम इस पैडिंग को बढ़ा सकते हैं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल सके। आप पूरे सेक्शन को भी डिवाइस टाइप के आधार पर छुपा सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमारे अबाउट अस कंटेनर तक स्क्रॉल करते हैं। कंटेनर हैंडल को सिलेक्ट करें, फिर एडवांस्ड में जाएं और दोबारा नीचे स्क्रॉल करें ताकि रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन मिल सके। यहाँ अगर आप हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट को टॉगल करते हैं तो यह सेक्शन ग्रे हो जाएगा और ये मोबाइल पे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम वापस डेस्कटॉप पर आएं तो वह अबाउट अस सेक्शन अभी भी यहाँ है। ये ज़रूरी है कि आप अपने साइट को मोबाइल व्यू में देखकर ज़रूरी बदलाव करने के लिए समय निकालें। अब जैसे जैसे आपकी वेबसाइट बढ़ेगी, आपको बिल्कुल नई पेज जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। चलिए वापस डेस्कटॉप पर चलते हैं और इस एलिमेंटर मेन्यू बार में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। फिर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें। चलिए सेव करते हैं और बाहर निकलते हैं। ये नया पेज अपने आप बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पेज सेटिंग्स के लिए गियर पर क्लिक करें तो हम इस नए पेज का टाइटल प्रोजेक्ट्स में बदल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ऊपर टाइटल को ड्राफ्ट के रूप में दिखाया गया है। तो जब भी हम इस पेज को सार्वजनिक करना चाहें, हम पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स से शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था, ताकि पेज या ब्लॉक टेम्पलेट्स जोड़ सकें। लेकिन हम अपने अन्य पेजों से कंटेनर भी कॉपी कर सकते हैं, जो एक नया पेज जल्दी से बनाने का एक और आसान तरीका है। चलिए प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करते हैं ताकि प्रीव्यू खुल जाए और हम उस पेज पे जा सकते हैं जिससे हम कोई कंटेनर कॉपी करना चाहते हैं। तो अगर हम सर्विसेज पेज पर जाएं तो चलिए इस ऊपर वाले हिस्से को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें, फिर कंटेनर हैंडल पर क्लिक करके इस कंटेनर को फोकस करें। मैं इसे कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करूंगा। अब अगर हम अपने नए प्रोजेक्ट्स पेज पर वापस जाएं तो राइट क्लिक करके वही सेक्शन पेस्ट कर दें और अब हम इस हेडिंग को एडिट करेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें लिखा हो प्रोजेक्ट्स और चलिए फिर से पब्लिश करते हैं। अगर हम अपना प्रीव्यू क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि ये टॉप हेडर हमारे अन्य पेजों की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसे ठीक करने के लिए एडिट पेज पर क्लिक करें। मैं इसे बंद कर दूंगा। इसके बाद हम यहाँ एस्ट्रा सेटिंग्स में जा सकते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करके एडवांस्ड सेटिंग्स पर जाएं। ट्रांसपेरेंट हेडर के अंतर्गत इनेबल्ड पर क्लिक करें। इस विंडो को बंद करें, फिर सेव पर क्लिक करें। फिर अगर हम इस पेज को देखें तो हम देख सकते हैं कि हेडर अब ठीक हो गया है। लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस करते हैं वह ये है कि हमारा नया पेज प्रोजेक्ट्स अभी तक ऊपर नेविगेशन मेनू में नहीं है। इस पेज को मेनू में जोड़ने के लिए हमें वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना होगा। तो चलिए यहाँ ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करते हैं। फिर हम अपीयरेंस में जा सकते हैं और फिर मेन्यूज में सबसे हालिया पेजों के अंतर्गत हम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं, फिर ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करें। हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि वह जोड़ दिया गया है। हम इसे ऊपर खींचकर इसकी क्रमबद्धता तय कर सकते हैं। हम इसे इंडेंट करके एक सब मेनू बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे बाहर खींच लेते हैं और जब हम संतुष्ट हों तो सेव मेन्यू पर क्लिक करें।
ये देखने के लिए कि वह पेज जोड़ दिया गया है, चलिए WP एडमिन बार में ऊपर दिए गए लिंक पर कमांड क्लिक करके अपनी वेबसाइट खोलते हैं। हम इस नए टैब पर आ गए हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट्स पेज अब हमारे सर्विसेज पेज के बगल में एडिट हो गया है। अगर हम वापस सेटिंग्स में आएं तो नीचे स्क्रॉल करें और अपने प्रोजेक्ट्स को एक टैब्ड सब आइटम मेनू में ले जाएं। फिर से सेव करें, वापस अपने टैब में जाएं, रिफ्रेश करें और अब प्रोजेक्ट्स यहाँ सर्विसेज के नीचे एक ड्रॉप डाउन में स्थित है। मेनू में इन लिंक में से किसी को भी हटाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ वापस वर्डप्रेस में चलते हैं। इनमें से किसी भी ड्रॉप डाउन को खोलें और एक बार खोलने के बाद आप उसे हटा सकते हैं और सेव करके उसे मेनू से पूरी तरह निकाल सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट्स को वापस यहाँ ले जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। तो अब जब हमें पता चल गया है कि इस मेनू को कैसे बदलना है, चलिए देखते हैं कि हेडर के बाकी हिस्से को कैसे कस्टमाइज करें, जैसे कि लोगो और मेनू के रंग बदलना। हमारी वेबसाइट टैब पर वापस आकर यहाँ से हम कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं, फिर हेडर बिल्डर पर क्लिक कर सकते हैं। लोगो बदलने के लिए साइट टाइटल और लोगो पर क्लिक करें, या तो यहाँ या यहाँ। फिर चेंज लोगो पर हम कोई फाइल अपलोड करने के लिए चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ एक चुनूंगा। एक बार अपलोड हो जाने के बाद उसे एक बार फिर से चुनें। मेरा लोगो सुझाए गए क्रॉप में अच्छी तरह फिट हो रहा है तो मैं इमेज को क्रॉप कर दूंगा। और अगर आपके प्रीव्यू में लोगो नहीं बदलता है तो संभवतः इसका कारण यह है कि आप रेटिना या हाई पिक्सल डेंसिटी डिस्प्ले का उपयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ अपने लोगो का उच्च रेजोल्यूशन वर्जन अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सभी डिवाइस के लिए यही एक लोगो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और जब मैं उस स्विच को टॉगल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा लोगो अब दिखाई देने लगा है। हम इस स्लाइडर से अपने लोगो का आकार बदल सकते हैं और मुझे लगता है कि यह सही लग रहा है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम एक साइट आइकन भी अपलोड कर सकते हैं जिसे फेविकॉन भी कहा जाता है। मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर साइट आइकन चुनूंगा और एक और फाइल अपलोड करूंगा। आपका लोगो छोटे आकार में इसके लिए अच्छा दिख सकता है, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक अलग फाइल है। मैं इसे चुनूंगा और यहाँ क्रॉपिंग को छोड़ दूंगा। और एक बार जब ये अपलोड हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये टैब में प्रभावी हो गया है। हमारा प्रीव्यू बड़ा होकर यहीं दिख रहा है। अब अगर हम वापस जाएं और हेडर बिल्डर चुनें तो हमारे पास साइट लोगो और प्राइमरी मेनू जैसी चीज़ों को फिर से पोजीशन करने का विकल्प है। तो मैं इसे सेंटर में खींच सकता हूं और आप देख सकते हैं कि इससे क्या बदलाव आता है। आप इसे ऊपर या नीचे किसी भी रो में खींच सकते हैं, लेकिन मुझे यह लुक पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। इन मेनू रंगों को बदलने के लिए चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और ट्रांसपेरेंट हेडर पर क्लिक करते हैं, फिर डिज़ाइन टैब पर। फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें और मेनू कलर के तहत देखें तो हम टेक्स्ट लिंक के रंग को नॉर्मल और होवर एक्टिव स्टेट्स के बीच बदल सकते हैं। मुझे टेक्स्ट का रंग काला पसंद है, लेकिन मैं इस रंग को अपने लोगो के टोन से मेल कर दूंगा। मैंने वह हेक्स कॉपी कर लिया है और अब मैं इसे यहाँ जोड़ दूंगा। अब एक्टिव मेनू आइटम का रंग मेरे लोगो के रंग से मेल खाएगा। इन बदलावों को सेव करने के लिए चलिए पब्लिश पर क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो हम वेबसाइट के फूटर को भी ठीक वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे हमने अभी अपना हेडर एडिट किया था। तो चलिए यहाँ एक्स पर क्लिक करते हैं, वापस कस्टमाइज पर जाते हैं और फिर नीचे फूटर बिल्डर पर। इससे फूटर पर फोकस हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारे पास इसी तरह का लेआउट है। चलिए इस कॉपीराइट को खोलते हैं और हम यहाँ वर्ष का मान ठीक करने वाले हैं। तो यहाँ 20-22 की जगह मैं इसे हटा दूंगा। मैं एक बायां ब्रैकेट फिर करंट अंडरस्कोर ईयर टाइप करूंगा और दाएं ब्रैकेट से बंद कर दूंगा। और अब यह एक वेरिएबल है जो वर्तमान वर्ष को अपने आप दिखाता है। अब जब यह ठीक हो गया है तो चलिए अपना लोगो भी हेडर के अनुसार बदलते हैं। मैं इस पेन आइकन पर क्लिक करूंगा, मैं कहूंगा यहाँ मिल गया। मैं लोगो पर रिप्लेस पे क्लिक करूंगा और फिर मीडिया लाइब्रेरी खोलूंगा। मैं अपना लोगो चुनूंगा जैसे पहले किया था। सेलेक्ट पे क्लिक करें। फिर फूटर मेनू विकल्पों तक फिर से पहुंचने के लिए हम बैक पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ फूटर मेनू पर क्लिक कर सकते हैं, या हम यहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास इन पेजों को इनलाइन करने का विकल्प है जैसा कि अभी दिख रहा है, या स्टैक करने का भी विकल्प है। मुझे इनलाइन पसंद है और आप इसे अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। अपनी बदलावों को सेव करने के लिए चलिए पब्लिश पर क्लिक करते हैं और फिर हम कस्टमाइजर को बंद कर सकते हैं। और जब हम अपनी वेबसाइट से संतुष्ट हो जाएं तो हम लाइट स्पीड कैश प्लगइन को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट तेज हो जाएगी। आइए यहाँ लोगो पर क्लिक करके वर्डप्रेस पर वापस चलते हैं।
फिर प्लगइन्स में जाइए, ऐड प्लगइन पर क्लिक करें, लाइट स्पीड कैश सर्च करें, LITE टाइप करें और फिर इस प्लगइन को ढूंढकर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम एक्टिवेट पर क्लिक कर सकते हैं। हम इसे अपनी प्लगइन्स लिस्ट में यहाँ देख सकते हैं। हम भविष्य में जब अपनी साइट पे काम करेंगे तो इसे निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि होस्टिंगर पर होस्ट की गई वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अगर आपने अभी तक साथ नहीं दिया है तो याद रखें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्पेशल ऑफर लिंक का इस्तेमाल करें ताकि होस्टिंगर पर होस्टिंग के लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद और अपनी नई साइट बनाने के लिए शुभकामनाएं।